हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 10 फरवरी 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। आप में से कई बार स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि ये जो मेरे करंट अफेयर हैं ये कौन कौन से एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। तो मैं आपको बता दूं, मेरे करंट अफेयर यूपीएससी से लेकर भारत का छोटे से छोटा एग्जाम, चाहे वो रेलवे का हो, डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी हो या फिर बैंकिंग हो, क्योंकि मैं अपने करंट अफेयर में हर एक न्यूज़ कवर करता हूँ। फिर चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़ हो, स्पोर्ट्स हो, या फिर बुक्स एंड ऑथर हो, अवार्ड एंड ऑनर हो, हर तरीके की मैं न्यूज़ कवर करता हूँ। तो आप बिल्कुल उसके लिए बेफिक्र रहिए। आप भारत का कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, किसी भी गवर्नमेंट का आप एग्जाम देते हैं, तो उस पे आपको करंट अफेयर यहाँ से 100 ऑन 100 देखने को मिलेंगे। और जो डेटा रहता है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि इस डेटा को पीआईबी से उठाया जाए। पीआईबी का जो डेटा होता है वो सरकारी डेटा होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उसे कोट करती है, तो वहां से एरर्स के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने कुछ टाइम पहले अपने बाजार में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए 19,000 करोड़ का राहत पैकेज लॉन्च किया था। तो ये है राजस्थान की सरकार। अभी तो राजस्थान में सरकार बदल गई है। ये जो 19,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, या फिर आप बोल सकते हो बजट लॉन्च किया गया था, ये उस टाइम पर कांग्रेस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। और अशोक गहलोत उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे। अभी तो विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं और यहाँ पर बीजेपी की सरकार आ गई है, और राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं इस टाइम पे भजन लाल शर्मा। फिलहाल अगर बजट की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 112 बताता है बजट के बारे में। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको ध्यान रखनी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी बजट वर्ड का उल्लेख नहीं किया गया है। इसको हमारे संविधान में फाइनेंशियल प्लान के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसे? फाइनेंशियल प्लान। मतलब आप ये बोल सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे लीगल वर्ड जो है ये फाइनेंशियल प्लान है, ना कि बजट है। बजट तो इसे नॉर्मली बोल दिया जाता है, फॉरेन भाषा के आधार पर लोग यहाँ पर बोलने लगे हैं। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में ये कौन सा कैंसर को ट्रीट करने के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट अप्रोच लॉन्च करी गई है? मतलब कहने का ये है कि भारत में पहली बार पूरे तरीके से इंडिजिनस वे में ये एक थेरेपी लॉन्च करी गई है, जिससे कि कैंसर को ट्रीट किया गया है। तो इसका नाम है कार्टी सेल थेरेपी। क्या नाम है? कार्टी सेल थेरेपी। और ये थेरेपी पहले लॉन्च करी गई थी अक्टूबर 2023 में, लेकिन अब सफलतापूर्वक इससे इलाज भी किया गया है। और सबसे पहले इससे इलाज कराने वाले जो व्यक्ति हैं ये हैं डॉक्टर वीके गुप्ता। कौन है? वीके गुप्ता। इन्होंने अपना इलाज कराया है 42 लाख रुपए देकर। ये जो थेरेपी है इसकी कीमत इस टाइम पर भारत में 42 लाख है। लेकिन हाँ, आपको जानकर अचंभा होगा कि दूसरे देशों में अभी तक ये जो थेरेपी करी जाती थी, वहां पर अगर आप कराते हैं तो 4 करोड़ तक का खर्चा आ जाता है, जो कि कंपैरेटिवली भारत में काफी कम है। और इसकी खास बात यह है क्योंकि अब ये इलाज भारत में मुमकिन हो गया है, आर्टी सेल थेरेपी, इसी वजह से इसकी कॉस्टिंग भी कम आ रही है। इस थेरेपी को बनाने के पीछे आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल और साथ में जो भारत की कार्टी सेल्स से जुड़ी हुई जो लेबोरेटरीज हैं उन सभी ने बेहतर कार्य किया हुआ है, तब जाकर ये थेरेपी भारत में पॉसिबल हो पाई है। फिलहाल आपको बता दूं, पिछले कुछ टाइम में 15 कैंसर पेशेंट्स का इलाज इस थेरेपी से किया गया है, जिसमें 3 सफलतापूर्वक पूरे हुए हैं। बाय द वे, ये जो थेरेपी है, ये थेरेपी आपकी बॉडी में कैंसर कोशिकाओं को हटाने का काम करती है, और साथ में जो आपकी इम्यूनिटी है उसे भी बढ़ाने का काम करती है थेरेपी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, किसी भी रोग से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थेरेपी दोनों काम करती है एक ही टाइम पे। और कैंसर की जो डेडली स्टेजेस होती हैं, जैसे कि ल्यूकीमिया हो गया, जैसे ब्लड कैंसर आप बोलते हो, या फिर लिम्फोमा हो गया, इस तरीके के कैंसर ट्रीटमेंट को ये ट्रीट करने में काम आएगी अब से। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अनाउंस किया गया है कि अमेरिका में और भी कई सारे दूसरे देशों में ये अपने यूथ के लिए हेल्प डेस्क खोलेंगे? तो ये है तेलंगाना में ए रेवांत रेड्डी की सरकार। तेलंगाना में भी कुछ टाइम पहले ही नई सरकार आई है और मुख्यमंत्री बने थे ए रेवांत रेड्डी। अब ऐसा इसलिए किया गया कि अभी कुछ टाइम पहले हैदराबाद का एक स्टूडेंट था, और इसका नाम है सईद मज़ाहिर अली। क्या नाम है? सईद मज़ाहिर अली। और ये जो लड़का है ये एजुकेशन के लिए गया हुआ था शिकागो में,
और वहां पर लोगों ने आर्म्स के साथ इसके ऊपर अटैक कर दिया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर तेलंगाना सरकार ने अभी ये फैसला लिया है कि दुनिया भर में कई सारे देशों में तेलंगाना से जाने वाला जो यूथ है, चाहे वो पढ़ाई के लिए जा रहा हो, चाहे वो नौकरी करने जा रहा हो, उसके लिए हेल्प डेस्क खोली जाएगी। अगर युवाओं को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो वो तुरंत वहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। और तेलंगाना में गवर्नर कौन है? ये हैं तमिलसई सुंदरराजन। कौन है? तमिलसई सुंदरराजन। आपको पता है तेलंगाना के कई सारे फोक डांस भी स्टैटिक जीके में आपसे पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक डांस है, इसको बोलते हैं ओगू कथा। क्या बोलते हैं? ओगू कथा। इसके अलावा एक यहाँ पर डांस है पेरनी, और एक यहाँ का फोक डांस है, इसको बोलते हैं लंबादी। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार जी के बारे में हर कोई जानता है। इनके ऊपर ऋतिक रोशन के द्वारा कास्ट करी गई मूवी भी आ चुकी है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इनके द्वारा गोल्डन वीजा फैसिलिटी दी गई है आनंद कुमार जी को। और गोल्डन वीजा यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा एक तरीके से दुनिया भर के ऐसे पर्सनालिटीज जो कि काफी स्पेशल है, ठीक है, उनको अपने देश में आमंत्रित करने के लिए दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को अगर गोल्डन वीजा फैसिलिटी अगर मिल गई है, तो वो व्यक्ति यूनाइटेड अरब अमीरात में डायरेक्टली जा सकता है, आ जा सकता है बड़ी ही आसानी से। मतलब कहने का बार बार वीजा लगाने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, यूएई गवर्नमेंट की तरफ से वहां पर रहने के लिए भी बेहतर फैसिलिटीज दी जाती हैं, लग्जरी फैसिलिटीज दी जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप यूएई के अंदर कोई काम वगैरह करना चाहें, मतलब आप अपना बिजनेस भी सेटअप करना चाहें, तो उसमें भी यूएई गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी दी जाएगी। कुछ टाइम पहले संजय दत्त को भी गोल्डन वीजा यूएई ने प्रोवाइड किया था। ये कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है? तो आपको बता दूं, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत गुजरात का राजकोट का जो खांदेरी स्टेडियम है, कौन सा? खांदेरी स्टेडियम, इसका नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है, तो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन आप इसे बोल सकते हो। अब इसका नाम निरंजन शाह स्टेडियम है। निरंजन शाह कौन है जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया है? ये भारत के लिए ए क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं, और इन्होंने 1960s में और 70s के दशक में क्रिकेट खेला हुआ है। इन्होंने 12 फर्स्ट क्लास गेम्स खेले हुए थे क्रिकेट के भारत की तरफ से। इसके अलावा अगर देखा जाए, तो ये बीसीसीआई के बोर्ड में भी पोस्ट ले चुके हैं, मतलब कहने का बीसीसीआई के मेंबर भी रह चुके हैं। और इस टाइम पर सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, ये हैं जयदेव शाह। और जयदेव शाह निरंजन शाह के ही बेटे हैं। तो अल्टीमेटली बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन जो है, इसका नाम अब बदल के निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार, आपको पता है, भारत की पहली ऐसी राज्य सरकार बन गई है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बिल है, इसको अपनी असेंबली में पास कर दिया है। तो सवाल यह है, क्या आप बता सकते हो हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल यूसीसी के बारे में बताता है? तो ये बताता है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 हमारे संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है, और ये डीपीएसपी का हिस्सा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज। अब समझिएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है। आपने कई बार देखा होगा या आपको पता होगा कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदुओं के कई सारे अपने लॉ हैं। इसी तरीके से आप देखोगे मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंतर्गत मुस्लिम्स लॉ चलते हैं, ठीक है, उन कम्युनिटीज के। यूनिफॉर्म सिविल कोड दरअसल ये बोलता है कि भारत सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाया गया है, वो चाहे किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, सबके ऊपर बराबर से लागू होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अप्लाई होते ही आप ये समझ लीजिए कि मुस्लिम्स के इन कम्युनिटी के अंदर उनकी जो मैरिजेस को लेकर प्रावधान है या डिवोर्स को लेकर प्रावधान है, वो सारे प्रावधान खत्म हो जाएंगे, और एक ही तरीके का कानून अप्लाई होगा। उसी तरीके से हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत भी जो भी चीज़ें आती हैं, वो प्रावधान खत्म हो जाएंगे, और एक रूप से, समान रूप से सारे कानून वहीं पर अप्लाई होंगे। अब देखिए इसका फायदा किसको किसको मिलेगा। ट्राइबल कम्युनिटीज को भी इसका फायदा मिलेगा। अभी तक बहुत सारी चीजें ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर अप्लाई नहीं हो पाती थी, तो अब उनको भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि एक समान कानून हो जाएगा। एक और बात, इसके अंतर्गत लिव इन रिलेशनशिप के अगेंस्ट भी प्रावधान है। लिव इन रिलेशनशिप जो होगा, ठीक है, अभी जिसे बोल देते थे लाइक ऐसा है, ठीक है, कि हाँ अपनी मर्जी से आप रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके अंतर्गत मैरिजेस को रजिस्टर कराना मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। अगर दो
लोग रह रहे हैं एक साथ, तो मैरिजेस के अंतर्गत ही वो रहेंगे। और इतना ही नहीं कि आप किसी को बोल दें कि आपने मैरिज करी हुई है, आपको प्रॉपर रजिस्टर भी कराना होगा, और इनहेरिटेंस राइट भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे प्रावधान हैं, मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा बहुत ही जल्द। और अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने इसको अपनी असेंबली में पास नहीं किया था। उत्तराखंड के अंदर पुष्कर सिंह धामी की जो सरकार है, इन्होंने इसको पास करके स्टोन इन्होंने यहाँ पर सेट कर दिया है। और उत्तराखंड में गवर्नर कौन है, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रिपोर्ट जारी करी गई है। इसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? भारत ने 38वीं रैंक सिक्योर करी है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। इस इंडेक्स के अंतर्गत दरअसल ये बताया गया है कि ये कौन से देश हैं जहां पर ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स हैं, मतलब जो कोरियर्स हैं, जो पार्सल्स हैं, जो सामान है एक से दूसरी जगह बड़ी आसानी से पहुंचाया जाता है। जहां पर ये कौन से देश हैं जहां का कस्टम विभाग बेहतर काम करता है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर शिपमेंट को लेकर अच्छा है, और जो कोरियर्स हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सामान है उसकी ट्रैकिंग भी अच्छी है। तो इन सारे कई सारे मानकों के ऊपर ये रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसमें भारत ने 38वीं रैंक सिक्योर करी है। और भारत में जो स्थिति है लॉजिस्टिक्स की, ये पहले से काफ़ी बेहतर हुई है। 2014 में भारत की रैंक जो थी, ये करीब करीब आप मान लीजिए उस टाइम पर भारत 54वें नंबर पर था, हाँ 54 पर था। और 2018 में फिर उससे सुधरी स्थिति और भारत आया 44वें नंबर पे। इस बार 6 पायदान का और फायदा हुआ है, भारत 38वें नंबर पे आ गया है। दुनिया में ये कौन से 3 देश हैं जो कि लॉजिस्टिक के मामले में सबसे बेहतर हैं? नंबर 1 रैंक इसमें सिंगापुर ने हासिल करी है। नंबर 2 रैंक इसमें फिनलैंड ने हासिल करी है। और नंबर 3 जो रैंक है, ये डेनमार्क की है इसमें। और सबसे बुरी स्थिति जिन देशों की है उसमें अफगानिस्तान आ जाते हैं, लीबिया आ जाता है, सोमालिया हो गया, हैती हो गया, यमन, क्यूबा, ये सारे कंट्रीज बिल्कुल बॉटम पर है। कोल इंडिया लिमिटेड के फिनेंस के डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने फिनेंस विंग में नए डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया है मुकेश अग्रवाल को। और मुकेश अग्रवाल ये किसको सक्सीड कर रहे हैं? तो ये सक्सीड कर रहे हैं देबाशीष नंदा को। किसको? देबाशीष नंदा। और नंदा जो हैं, ये बिजनेस डेवलपमेंट विंग के डायरेक्टर हैं, और इसके अलावा ये फिनेंस का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहे थे। तो अब इनका कार्यभार कम कर दिया गया है और मुकेश अग्रवाल फिनेंस के डायरेक्टर होंगे। बाकी कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। ये कौन सा संस्थान है जो कि भारत में पहली बार पूरे तरीके से इंडिजिनस, मतलब भारत में ही निर्मित, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत 155 mm के स्मार्ट एम्यूनिशन बनाने का काम करेंगे? मतलब पूरे तरीके से भारत में निर्मित जो गोला बारूद है हमारी डिफेंस के लिए, उसे बनाने का काम करेंगे, या आप बोल सकते हो हथियारों को बनाने का काम करेंगे 155 mm के। तो ये है आईआईटी मद्रास। और आईआईटी मद्रास ने इसके लिए एक कंपनी के साथ पैक्ट भी साइन किया हुआ है। इसका नाम है म्यूनिशंस। क्या नाम है? म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड। और ये डिफेंस सेक्टर में हथियार बनाने का काम करती है कंपनी। तो इनके साथ आईआईटी मद्रास मिलकर हमारी डिफेंस के लिए अभी तक 155 mm की जो गन्स हुआ करती थी, इनको हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे, अब ये भारत में ही बनेंगी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं, ये कौन से राज्य में आयोजित होने जा रहे हैं? तो इस बार चौथा संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आसाम में आयोजित होगा। आसाम के मुख्यमंत्री हिमांता बिश्व शर्मा के द्वारा इसका लोगो, मैस्कॉट, जर्सी और एंथम, यह सब कुछ अभी लॉन्च कर दिया गया है आसाम में गुवाहाटी से। एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, जो इस बार का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो शुभंकर है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, अष्ट लक्ष्मी है। क्या नाम है इसका? अष्ट लक्ष्मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करी जाए, तो आसाम के अंदर टोटल 7 ऐसे शहर हैं जहां पर इस बार के गेम्स खेले जाएंगे, और 18 वेन्यूज होंगे जहां पर ये इवेंट होंगे। पूरे भारत भर से 4500 से ज़्यादा प्लेयर्स यहाँ पे हिस्सा लेंगे, और 20 तरीके के स्पोर्ट्स खेले जाएंगे। इस बार के जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, ये शुरू कब से हो रहे हैं? तो ये 19 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं, और 29 फरवरी को इनका समापन होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, जो इसकी थीम है इस बार की, ये थीम है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यूनाइटेड बाई स्प्रिट। यूनाइटेड बाई स्प्रिट।
एंड एम्पावर्ड बाई पैशन। ठीक है। और क्या आप बता सकते हो पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कब और कहां पर आयोजित किए गए थे? चलिए मैं बताता हूँ। फर्स्ट एडिशन साल 2020 में लॉन्च किया गया था और ये उड़ीसा के कटक में हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हर 3 महीने में रेपो रेट जो है इनको रिवाइज किया जाता है। ठीक है। और रेपो रेट के अलावा और भी कई सारे मानक होते हैं, जैसे कि बैंक रेट हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया। तो आरबीआई के द्वारा अभी रेपो रेट में क्या बदलाव किया गया है? तो कोई बदलाव इस बार नहीं किया गया है। 6.5% पहले भी था रेपो रेट, और इसे अभी स्टेबल ही रखा गया है, स्थिर रखा गया है। आरबीआई का कहना है 6.5% रेपो रेट रखने पर 2025 में इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल भी कर पाएंगे, और जो हमारा जो ग्रोथ रेट रहेगा वो करीब 7% का रहेगा जीडीपी में। रेपो रेट क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो समझ लीजिए। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर जो बैंक हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप हैं पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक को 1,000 करोड़ की जरूरत है, तो ये आरबीआई से लेंगे, तो ये रेपो रेट पर लेंगे, आरबीआई इनको रेपो रेट पर देगा। तो मतलब कहने का पीएनबी को 100 रुपए में आरबीआई को कितना चुकाना है? 6.5। 6.5% है ना? तो 6.5 रुपए चुकाने होंगे 100 रुपए में, प्रति 100 रुपए में। दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। और रिवर्स रेपो क्या होता है? रिवर्स रेपो वो होता है जब कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास अपना पैसा रखते हैं, वो होता है रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो हमेशा कम होता है और रेपो रेट हमेशा ज्यादा होता है। बाकी आरबीआई की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1935 में करी गई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है। और आरबीआई के जो गवर्नर हैं इस टाइम पे, ये हैं शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं और पिछले साल 2023 में बैंकर ऑफ द ईयर का टाइटल भी इनको दिया गया था। भारत में डिजिटल हेल्थ इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत किलकारी प्रोग्राम की शुरुआत कौन से राज्यों से करी गई है? तो भारत सरकार ने किलकारी नाम का जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से करी हुई है। और इसको जो लॉन्च किया गया है इन दो लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। माफी चाहता हूँ, दो लोगों के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ। इनका नाम है एसपी सिंह बघेल। क्या नाम है? एसपी सिंह बघेल। और साथ में जो आपको दिखाई दे रही हैं ये हैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। तो इन दोनों ने मिलकर इस किलकारी प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अब इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रावधान क्या है समझ लीजिए। पूरे भारत भर में हर एक राज्य और यूटी के अंदर इसको फॉलो किया जाएगा प्रोग्राम को। सप्ताह में एक बार गांव से, मतलब जितने भी ग्रामीण एरिया हैं वहां से गाड़ियां निकाली जाएंगी। ठीक है, वैन निकलेंगी, और ये वैन में एक तरीके का ऑडियो होगा। ठीक है, और उस ऑडियो में महिलाओं को अवेयर किया जा रहा होगा कि वो प्रेगनेंसी के दौरान किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, कैसे वो हाइजीन का ध्यान रखें, या फिर जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसके लिए माँ का दूध कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि उसे 12 तरीके की बीमारियों से बचाने का काम करता है, उसके अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। इस तरीके के वो सारी चीज़ें जो कि आपको टेक केयर करनी है अपने बच्चे के लिए, उसके लिए आप ध्यान रखें। और प्रेगनेंसी के दौरान वो महिलाएं अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखें। ये सारी चीज़ें इन मोबाइल वैन्स के थ्रू बताई जाएंगी। इतना ही नहीं, लोगों के मोबाइल फैंस में वॉइस मैसेज भी भेजे जाएंगे इस तरीके के अवेयर करने के लिए। ये कौन से राज्य के एमएसएमई मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा वहां के स्टार्टअप्स के लिए स्मार्ट कार्ड लॉन्च किए गए हैं? ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं तमिलनाडु के एमएसएमई मिनिस्टर। और इनका नाम क्या है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हैं टीएम अनबरासन। क्या नाम है? टीएम अम्बरासन। और तमिलनाडु के अंदर ऐसे लोग जो कि छोटे या लघु उद्योग कर रहे हैं, जिन्होंने अपने नए व्यापार शुरू किए हैं, उनके लिए स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है। ये जो स्मार्ट कार्ड्स हैं ये आपको सब्सिडी तो देते ही देते हैं, साथ में बहुत सारे सेक्टर्स में आपको डिस्काउंट देने का भी काम करते हैं। और इतना ही नहीं, इन पर लोन फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं आप अपने व्यापार के लिए। तमिलनाडु में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? आर एन रवि। कौन है? आर एन रवि। अब मेरा आज का सवाल आपसे, इन स्टेटमेंट्स को देखकर परेशान मत होइएगा, मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ। आपको बताना है ये पहली या दूसरी कंडीशन इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसके आधार पर डब्ल्यूएचओ इसको चिंता के अंतर्गत कंसीडर करता है। मतलब डब्ल्यूएचओ इसे कंसर्न मानता है। किसे?
पहला स्टेटमेंट या दूसरा स्टेटमेंट, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, या फिर कोई केवल एक हो सकता है, या दोनों में से किसी को भी डब्ल्यूएचओ चिंता का विषय नहीं मानता है। आपको बताना यह है कि इनमें से डब्ल्यूएचओ किसको कंसर्न का मैटर समझता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। बाकी 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, इवन पीसीएस तक का, आप सबके लिए जीएस जीके का मेरा फाउंडेशन बैच एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। इस बैच के अंदर मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज और साथ में वन लाइनर का क्रैश कोर्स भी आपको दिया हुआ है। इस बैच में डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आप इसे अवेल कर सकते हैं। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, या फिर आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में जाकर भी सीधे सीधे कोर्स के ऑप्शन से भी इसे अवेल कर सकते हैं। वनडे एग्जाम्स के अंदर जितना भी सिलेबस होता है, उनमें से मैंने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है। ये सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इन्हें एक बार देख सकते हैं कि क्या क्या मैंने इस बैच में कवर किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप मेरे स्पेसिफिक बैच भी अवेल कर सकते हैं, जैसे कि ओनली हिस्ट्री, ओनली पॉलिटी, लाइक दिस। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।